में हमारा काफी कुछ हो जाए, तो इसलिए तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप लोग बीच में मुझे रोक देंगे अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। तुरंत हैंड रेज करेंगे आप और तुरंत मुझसे चीजें पूछेंगे। ऋषि समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। अटेंटिव रहना है पूरी क्लास में, इधर उधर नहीं देखना है, कॉपी पेन लेके रेडी लेना है, रेडी रहना है। ऑफ कोर्स मैं बोर्ड्स तो भेजूंगा ही, लेकिन जितने ज्यादा आप नोट्स खुद से बना सकें क्लास करते टाइम पर, उतना बेहतर है। तो स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज को। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्टडी नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यहाँ पर जो स्टडी करते हैं उसमें चार्ज हमारा रेस्ट पे रहता है, और इसमें जो स्टडी करते हैं हम, पानी और दे देना, इसमें चार्ज हमारा सर मोशन में रहता है। हाँ बेटा, क्या कह सर रहे हो? हाँ बेटा। सर 1 मिनट रुकेंगे सर प्लीज। हाँ रुका हूँ मैं, बोलिए। 1 मिनट में आ रहे सर, 1 मिनट। जल्दी करो। सार्थक, तुम क्यों आए आज क्लास में? सर रिवीजन के लिए आ गए सर। ठीक है। और कौन है जो नहीं आया, जिसको आना चाहिए था? सार्थक है ही, शगुन है ही, अनंत, हाँ आना चाहिए था इसको, अंकित आना चाहिए था, प्रदीप कुमार आना चाहिए था, प्रीति गुप्ता। आप विकास हो बेटा? प्रीति गुप्ता सर मैं नाम से। शिखर गुप्ता हूँ। अच्छा शिखर। शिखर, ठीक है। शिखर। विकास अभी नहीं आया है। ऋषि आना चाहिए था, सिद्धार्थ ठीक है, सोम ठीक है, स्वयं ठीक है, स्वयं को आना चाहिए था, उत्कर्ष देव बुंदेला। तो कौन रह गया अभी जो नहीं आया? वो यस सर। विकास। विकास रह गया, नहीं आया। और कौन नहीं आया जो अपनी क्लास में, कौन था जो लेट आया था? सब लोग, बाकी सब तो ठीक है ना? ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो ठीक है, शुरू करें बेटा। यस सर। ओके। तो अब यहाँ पर चार्ज इज एट रेस्ट और चार्ज इज इन मोशन, दो तरीके से इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। अब चार्ज एट रेस्ट पे हो, चार्ज इन मोशन, पहले ये तो पता कर लेंगे चार्ज है क्या चीज, कौन सी चिड़िया को हम चार्ज कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम चार्ज। कोई बताए चार्ज क्या होता है बेटा? बताए कोई? इफ एनीवन हैज एनी आइडिया, बोलिए क्या होता है चार्ज। सर मैं बताऊं? हाँ बोल दीजिए, बोलिए। So fundamental property of matter. ऑसम। इट इज दी। सर मैं बता रहा सर हाँ हाँ बोलिए। दस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट कैन मेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये भी ठीक है, पर मैं जो लिख रहा हूँ उसमें थोड़ी चीजें और हैं। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बस ये होती है, क्यों होती है किसी को नहीं पता, बस होता है। किसी बॉडी में चार्ज होता है, मैटर में चार्ज होता है, इसके कारण क्या क्या होता है ये पता है हमें। विच कैन, विच कैन नहीं, ड्यू टू विच इट कैन, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन मेक इलेक्ट्रिक, या इट कैन शो, मेक छोड़ दो, इट कैन शो। बॉडी की बात हो रही है, मैटर की बात हो रही है। इट कैन शो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, दोनों ही, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। विकास आ गया, ठीक है। इट इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। विकास कुमार, आपको टाइम का नहीं पता था बेटा? सॉरी सर, लिंक आज तक खुल नहीं दी थी सर, बहुत देर से ट्राई कर रहा था। ठीक है चलो। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन शो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। कौन? मैटर की बात हो रही है। अब सुनना,
इफेक्ट्स की बात हुई तो इफेक्ट्स हम बता देते हैं, कौन से इफेक्ट्स की मैं और कैसे इफेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला, यदि अपना चार्ज एट रेस्ट पे है, दूसरी कंडीशन में चार्ज इन मोशन में है, लेकिन मोशन में भी ध्यान रखना यहाँ पर v कांस्टेंट मोशन है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, एक सीधी लाइन में चला जा रहा है। और तीसरा, चार्ज इन मोशन, लेकिन अब v कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो ये तीन सिचुएशंस हैं जिसको बारे में हमें जानना चाहिए। यदि चार्ज रेस्ट पे है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जाल बना लेता है, जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको फोर्स फील होता है। सेकंड, चार्ज यदि मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो बनेगी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई नहीं छुपा रहा, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड भी बनने लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी बनेगी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनने लगेगी। चार्ज इन मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन ही रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है। साथ में एक रेडिएशन भी निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। साथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकल रहा है। तो ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आई होगी कि चार्ज से कौन कौन से इफेक्ट पैदा हो सकते हैं। तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पैदा हो सकता है चार्ज से। तो ये बात को आपको अपनी यहाँ पर उतार लेना है कि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज नहीं होता, चार्ज और भी कई सारे काम कर सकता है। सुन रहे थे हम लोग बड़े ध्यान से, हमें अच्छे से समझ में भी आ रहा है। अब चार्ज के बारे में थोड़ी सी और बात है। ठीक, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? बताएं। कूलम। कूलाम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज और इज, देखिए सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम है, एक छोटी यूनिट होती है पर वो सीजीएस नहीं होती। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, इस कूलाम। ये साइंटिस्ट के नाम पे है, इसीलिए इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो साइंटिस्ट के नाम पे रहती हैं उनको कैपिटल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं 5 मीटर, तो मीटर में एम स्मॉल लिखते हैं, है ना? और तो अपना जूल। हाँ, जूल में जे कैपिटल लिखते हैं, एम्पियर में ए कैपिटल लिखते हैं, कूलाम में सी कैपिटल लिखते हैं। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलाम। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। Scalar. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तुम तीनों जो नए हो, तुम लोगों को पता है, तुम में सिर्फ सिद्धार्थ, विकास और तीसरा क्या नाम इसका? सिद्धार्थ, विकास और तीसरा कौन है? कौन है? उत्कर्ष। तुम लोगों को पता है क्या कि वेक्टर स्केलर क्या होते हैं? बताएं, कोई भी तुम तीनों में से। सर वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। वेरी गुड। और स्केलर वो होता है जिसमें केवल डायरेक्शन। अच्छा, तो ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो ये चार्ज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और करेंगे। हाँ सार्थक, तुम कुछ कह रहे थे इसके पहले? स्टेट कूलाम कह रहे थे ना तुम, स्टेट कूलाम। सीजीएस यूनिट पूछ रहा था सर। हाँ, सीजीएस यूनिट, अदर स्मॉल यूनिट इसकी स्टेट कूलाम होती है। स्टेट कूलाम सर मतलब, एक चीज और पूछनी है सर। रुक जाओ एक मिनट, हाँ पूछो चलो। सर जैसे कि अपन लोग कहते हैं कि सर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है
इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। हम्म और इलेक्ट्रॉन कभी पार्ट्स में नहीं हो सकता, जैसे ये हम्म अपॉन ये अपॉन 2, लेकिन सर क्वार्ट्स में तो सर पार्ट्स ही में होता है इलेक्ट्रॉन। हाँ सही बात है, क्वार्क्स जो होते हैं उनमें पार्ट्स में ही रहता है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा सकता है। तो फिर अपन सुनो तो, लेकिन वो बहुत ही क्षणिक होता है, वो परमानेंट नहीं होता लाइक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ परमानेंट थिंग। इलेक्ट्रॉन परमानेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, सदियों तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बना रहेगा। बट वो जो इलेक्ट्रॉन से क्वार्क बनते हैं वो पीको सेकंड फेम्टो सेकंड के लिए बनते हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए बनते हैं और वापस से इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। समझे? ठीक नहीं है, समझे? मतलब अगर समझ आप गए। सोचो कि ऐसे यूनिवर्स में आपको एक क्वार्क्स यहाँ मिल रहा है तो कहीं नहीं मिल रहा है, आपको यूनिवर्स में क्वार्क्स नहीं मिलेंगे। बस आपको क्या है, जो क्वार्क की जगह पर जो मिलेगा वही देखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा पहला हो गया था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट जो शो करता है उसको हम कह देते हैं चार्ज। चार्ज की देयर आर सम चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक चार्ज। है सर, मैं बताऊं। एक मिनट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सबको आनी चाहिए, सबको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी सी चीजें हैं मैं सबको बता दूं। हाँ बताओ चलो। Charges are always be in additive in nature. सबसे जो बेसिक शुरुआत प्रॉपर्टी की करते हैं वो हमें करनी चाहिए, वैसे तो गलत नहीं कह रहा था, लेकिन हमें प्रॉपर्टी की शुरुआत जो करनी चाहिए वो सबसे पहले करनी चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अच्छा, Q equal to any. Q इज इक्वल्स टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बाकी तुम सही कह रहे हो। हाँ चलो, अब तुम बाकी बोलो अपनी। पहला हो गया Charges क्वांटाइजेशन are ऑफ चार्ज, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, और बताओ। वो charges can attract each वो say opposite charges हाँ, attract each other. अपोजिट अट्रैक्ट एंड सिमिलर रिपेल। Similar repel. ठीक है, और बताओ। और नहीं पता सर। सर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट न्यूट्रल। हाँ ये भी बात है, चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो ड्यू टू चार्ज ही अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रल को। ड्यू टू चार्ज ही वो न्यूट्रल को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूट्रल में भी कोई भी बॉडी न्यूट्रल है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है उसके पास जो चार्ज है जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं सबसे पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है जो तुम भूल गए, वो है क्या कहते हैं उसको, मैं फिर भूल गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Charge can neither be created nor destroyed. It can only be transferred from one body to another body. Charge is additive in nature. Charge is additive in nature. Very good. ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से शुरू करते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों क्वांटा में तोड़ना। क्वांटा होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, चार्ज को उसके स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ पाना। स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे कि चार्ज अगर सबसे छोटा बनता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर का बनता है और वो एक क्वांटा कहलाता है। अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज हो गया और 10 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। अगर कहीं पर पॉजिटिव है 10 तो एक एक उसमें 10 जो है एक एक करके हम तोड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको लिखते हैं चार्ज इज मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटास made up of integral number of small quantas. वन क्वांटा इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो चार्ज में ये छोटे 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 मिलकर के बनेंगे। तो कहीं किसी बॉडी के पास चार्ज है हमारा कैपिटल Q, किसी बॉडी के पास कैपिटल Q चार्ज है तो वो n नंबर ऑफ क्वांटा, E फॉर क्वांटा, हियर क्वांटा को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं क्वांटा।
n नंबर ऑफ क्वांटा से मिलकर के बन रहा है। जो भी हमारा चार्ज है, सभी लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से? सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. थोड़ी थोड़ी देर में यस सर नो सर करते रहा करो, मुझे अंदाजा लगे कि आप भाई लोग बैठे हैं सब, और सर बहन चीज लोग भी। पूछनी सर। सर ये क्या चीज है सर? सर मैथ्स रुक क्लास जा के एक मिनट। फिजिक्स क्लास के बाद ही है क्या? क्या चीज? मैथ्स क्लास फिजिक्स क्लास के बाद ही है? अच्छा हाँ, ये मैथ्स क्लास की सर ने मेरे से बोला था। मैथ्स क्लास लगातार रखते तो हो सकता तुम लोग रोने लगते, तो मैथ्स क्लास शाम को 4 बजे की सर के लिए सर ने बोला है। ठीक है सर। ठीक है, 4 बजे से स्टार्ट होगी? हाँ 4 से 5 है बस। ठीक है सर। शगुन बेटा आप क्या पूछ रहे थे? सर ये Q इक्वल्स टू N ही, ये ऊपर ये जो ले रखा है उसी का शॉर्ट फॉर्म है क्या? हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला समझ लो तुम। कोई भी चार्ज किसी भी बॉडी पर क्यू चार्ज है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या n नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलकर के बनता है। ठीक है, जहां पर n जो है इंटीगर नंबर है, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है जैसे कि यदि आपके बॉडी के पास, जैसे अगर सबसे छोटा कोई बॉडी के पास चार्ज आ सकता है तो वो आ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 1 प्रोटॉन के बराबर। फिर उसके बाद जो अगर कि आ सर सकता हाफ है, इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। हाँ 2। फिर उसके बाद और सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी E है, का मतलब इलेक्ट्रॉन है क्या? ई का मतलब क्वांटा है बेटा, ई का मतलब है क्वांटा। सर तो फिर क्यू का मतलब क्या है? क्यू मतलब टोटल चार्ज। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सर ये क्वांटिटीज लिख ले क्या? हाँ ऑफ कोर्स लिख लो बेटा। देखो ये जैसे मैंने ये पॉइंट बनाए, ये पॉइंट नहीं है, ये चार्जेस हैं। जैसे सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी पर रह सकता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस या माइनस जो भी है। उसके बाद अगर कोई चार्ज रह सकता है तो वो रह सकता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अगर किसी का मन करे कि मैं किसी का मन करे मैं इनके बीच में 2.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज बनाऊं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। हम्म No, sir. क्यों? या तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 2 रहेंगे, आधा डेढ़ पौना कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात? आप इलेक्ट्रॉन को क्वार्क में तोड़ के नहीं ला सकते, क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी वो वापस से इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो आप उन्हें तोड़ के नहीं ला सकते। तो इसीलिए ये जो 1.6 3.2 3 मिला करके 16 32 16 43 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तुम सोचो इनके बीच में कोई हम लेकर के आए तो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ध्यान रखिएगा, आप ऐसे नहीं बना सकते। अब मैं तुम्हें जो मैंने लास्ट जब ये पढ़ाया था तब नहीं बताई थी, ये ग्रोन अप्स वाली बात है, क्लास 12th वाली बात मैं बताता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, इट इज ओनली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, नॉट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इज देयर एनीवन हु कैन shed some light on this microscopic and macroscopic difference? तो मतलब माइक्रोस्कोप है क्या कि माइक्रोस्कोप के मतलब माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखने की, और मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोप है कि मतलब जो कि रियल लाइफ में जैसे माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक मैं समझाता हूँ। जैसे इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी को अगर हम समझते हैं तो वो मैक्रोस्कोपिक हो गई, और अगर भारत के एक परिवार की इकोनॉमी को हम समझते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक इकोनॉमी हो गई। समझे क्या? Yes, sir. हाँ या ना बोलो Yes, sir. सभी Yes, लोग। sir. Sir. जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो इकोनॉमी है मैक्रोस्कोपिक है, बस अंतर ही, जैसे कि मैं कहूँ गेहूं रखे हैं तो कहूँ यार गेहूं सड़ गए, तो मैक्रोस्कोपिक बोला मैंने गेहूं सड़ गए, और मैंने एक गेहूं उठाया और कहा अरे ये सड़ गया, तो वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हो गया। जरूरी नहीं है माइक्रोस्कोप लगा के देखें हम, माइक्रोस्कोप मतलब छोटे तौर पे। अब ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी है ये होती तो सही है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत।
थोड़ा बहुत चीजों को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद क्या है, हम एक एग्जांपल करते हैं इसका। एग्जांपल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। तो फॉर 1 कूलाम चार्ज, जिसने पहले कर लिया था वो कुछ नहीं बोलेगा। फॉर 1 कूलाम चार्ज हाउ मेनी क्वांटास आर देयर? मतलब Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम, n की वैल्यू निकालनी है। n की निकालनी है। E तो हमें पता ही होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और n हमें निकालना है। Q बराबर n ही। चलो भाई, जिसने पहले पिछली बार कर लिया था वो नहीं बोलेगा, बाकी लोग बोलेंगे। Q बराबर n निकाल के दिखाओ जल्दी से। वन कूलाम चार्ज पे कितने क्वांटा बन रहे हैं? मैं 1 मिनट और आता हूं, तुम लोग जब तक क्वेश्चन करो। हो गया सर। हाँ सिद्धार्थ बताओ। सर मैं सार्थक बोल रहा था सर। पता है मुझे, सिद्धार्थ से बताओ सर पूछ रहा हूँ इसका मैं। नहीं आंसर। नहीं। सर 1/1.6 into 10⁻⁻19। वाह 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 वाह, तुम तो अलग ही दर्जे के निकले। अबे सॉल्व करना था मूर्ख। सर हम बताएं? हाँ तुम सर बताओ। हो गया। सर बता। 6.25 into 10⁻18। हाँ ठीक है, सार्थक यही आया तुम्हारा। जी सर। ठीक है, वो 1 करके दे दिया उसने आंसर, वो और होशियार है। Q बराबर NE, N बराबर Q/E, यानी कि 1/1.6 10⁻⁻19। अब सॉल्व कर लोगे तो 6.25 10⁻+18, यानी कि कितने नंबर ऑफ क्वांटा चाहिए हमको एक कूलम चार्ज बनाने के लिए? 6.25 10⁻18। ठीक है, यह बात हमारे समझ में आ गई। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ भाई, बात समझ में आई सभी को ढंग से? जी सर। यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, चश्मा कैसा लग रहा है मेरा? बढ़िया लग रहा सर। सब सही कहने बताओ। वाला था सर। हैं, कल ही लेके आया हूँ चश्मा। तो क्या है, बहुत देर तक स्क्रीन पे देखते देखते ना, सब दिन की 6-6 क्लास हो रही कई बार तो। 6 क्लास है, मतलब 7 घंटे तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन घूरनी घूरनी है, 7-8 घंटे। उसके ऊपर भी काम होता है। तो ये मैंने वो वाला कम बनाया, ब्लू ब्लू लाइट वाला। ब्लू लाइट वाला होता है ना? हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। यस सर। हाँ ब्लू रेज रिफ्लेक्ट आपको करता पता है हूँ। सर, हाँ, क्या कर रही हो? आप जो फ्रेम लगाए हैं ना सर, वो कैट आई और उसका मिक्सचर है सर। ये पता रेयर मिलता नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा था सर। मुझे फ्रेम्स का बहुत शौक है ना सर, मुझे नहीं मिला था ये वाला। कहाँ अच्छा, से लाए सर? अब ये ऐसे कैसे बता दूं मैं? अगर जब बता दिया ना मैंने, फिर सब लोग लगा के घूमेंगे तो फिर फैशन फैशन सेंस बदल जाता है ना। समझ रहे हो कि नहीं? फैशन सर। यस सर। चलो ठीक है।
अभी हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम समझते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज्ड और न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। चार्ज्ड एंड न्यूट्रल बॉडी। सर मैं बताऊं, हाँ बताओ। न्यूट्रल बॉडी में सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते, मतलब कि जीरो चार्ज होता है। हाँ, जीरो चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज जीरो होता है। हाँ मतलब वही सर। हाँ वो वही कैसे मतलब हो गया। चलो आगे बताओ। और चार्ज बॉडी में? और चार्ज बॉडी में मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे या प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल ये अपना ये एक एटम जैसा कुछ बनाया हमने, ठीक है। इस एटम में अंदर तो प्रोटॉन भरे होंगे, बाहर हमने इलेक्ट्रॉन बिठा दिए। ये प्रोटॉन है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन है, बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक। फॉर एनी एटम, ये एटम है एक्स, एटम है मान लिया जेड और ए वाला। इसमें इसमें जेड का मतलब क्या हुआ? एटम में नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो जनरली Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा यार, हमने सारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो सारी लिखी नहीं। ओहो, चलो आगे लिख लेंगे, अभी इसको लिख लेते हैं पूरा। Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। उसकी ऑर्बिट में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और Z हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। जनरली ऐसा होता है, जनरली नेचर में ऐसा मिलता है हमें कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन हमें मिलते हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। समटाइम्स एनी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस मे लीव द ऑर्बिट एंड वॉन्डर इन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी बाहर से मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। हाँ बेटा बोलो। Sir, I didn't get this point. Please explain this again. मैं कह रहा हूं कि जनरली क्या होता है नेचर में, जितने कोई भी अगर एटम लेते हैं तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यही हमको सिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। सो जनरली क्यू नेट, जो कि क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव होता है, Zero वो होएगा। रहता है जीरो। in this situation, this is said to have a neutral body. This is called neutral. अगर कोई हमसे पूछे न्यूट्रल क्या होता है, तो हम कहेंगे नेट चार्ज न्यूट्रल बॉडी में जीरो होता है। कोई कहे कि चार्ज जीरो होता है तो वो गलत हो जाएगा। क्या इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है? बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? है सर। हैं, लेकिन फिर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने के बावजूद भी ये न्यूट्रल है। क्यों? वो लोग बराबर मात्रा में है। बराबर मात्रा में है। जितने Q प्लस हैं उतने ही Q माइनस है। Q प्लस बराबर हो जाएगा प्लस का n इंटू ई, और Q माइनस बराबर हो जाएगा माइनस का n इंटू ई। और Q प्लस में n, और अगर Z की वैल्यू हम देखें तो n दोनों के ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ही बराबर होते हैं, जनरली जो मैं कह रहा हूं यहाँ पर। तो अल्टीमेटली वो बराबर होंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या चल रही थी सिस्टम, देखते रहिएगा। हाँ, तो अब दोबारा से हम एक दूसरा न्यूक्लियस बनाते हैं। दूसरे न्यूक्लियस में हमने क्या करेंगे, कुछ सिस्टम बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, मतलब कुछ भी सेटिंग बनाएंगे। और उस सेटिंग में हमारा एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन या चार जो भी हैं इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे।
ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर सकते हैं? बॉन्ड बनाने से सर, जो बॉन्ड सर बना रिएक्शंस। नहीं, वो उसमें तो नेट इलेक्ट्रॉन उसमें सेम टू सेम रहते हैं ना, उसमें तो गेन और लूज नहीं होते। उसमें गेन और लूज थोड़ी होते, उसमें सेम टू सेम रहते हैं, जितने पहले थे उतने ही बाद में रहते हैं। मैं कह रहा हूँ जब जब वो नया बन जाता है ना, तो उसमें शेयर होता है, तो वो दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो एटम से भले ही लॉस हो जाए, लेकिन न्यूक्लियस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तब भी बराबर ही रहे। तो न्यूक्लियस कह रहा हूँ, मॉलिक्यूल में तो बराबर ही रहे। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है, हुआ क्या, बाहर से आई इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास रेडिएशन। रेडिएशन या एनर्जी, कोई भी तरह से आई। कई तरीके होते हैं हमारे पास एनर्जी लाने के, कोई भी तरीके से बस एनर्जी आई। कई तरीके होते हैं मेथड एनर्जी देने के। सबसे सिंपल मेथड क्या है, हाथ को ऐसे 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 रगड़ लो। अगर हमने अपने हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ लिया, हाथ को आपस में ऐसे रब कर लिया, तो भी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पास एनर्जी पहुंच जाएगी। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जी सर। और मेथड बताता हूं मैं, और मेथड है लाइट इंसिडेंट करा के। जैसे मेरे पास कोई एक सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर मैंने टॉर्च चला दी। टॉर्च भी एक तरह का रेडिएशन एनर्जी देता है, वो एनर्जी से भी हमारा इलेक्ट्रॉन अलग हो सकता है। ओके ओके। जी सर। जी सर। सर मैं डाउट भी था, मैंने व्हाट्सएप किया था। हाँ मैं बता दूंगा बेटा, मैं देखा नहीं उसको, बता देता हूँ। नहीं सर, वो क्वेश्चन 11 वाला आपने देख अच्छा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं कर दूंगा। इसके अलावा जैसे और एक मेथड है, उसको बहुत ज्यादा वोल्टेज देकर बड़ी बैटरी से लगा दो, किसी एक कंडक्टर को बहुत ही हैवी बैटरी से लगा दो, तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के अपनी ऑर्बिट में से इजेक्ट होने के कई तरीके होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। समझ में आ गए? कई तरीके होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जी जी जी। यस सर। बाकी लोग हाँ या ना नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आप लोग सो रहे हो। यस सर। यस सर। अरे परेड थोड़ी करनी। परेड नहीं करनी तो हाँ ना तो बोलना है, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल सो रहे हैं आराम से, आंखें आंखें बंद करके बैठे हैं। क्यों विकास कुमार? नो सर। ठीक है, जाग रहे हो ना बेटा? यस सर। पक्की बात? यस सर कंफर्म। ठीक है। तो ये हमारा बढ़िया से चल रहा था, एनर्जी हमने दी, एनर्जी लेते ही ये इलेक्ट्रॉन हरामखोर भाग गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये निकल गया तो व्हेन एनी एक्सटर्नल सोर्स, तो लिखते हैं हम यहाँ पर, व्हेन ड्यू टू एनी एक्सटर्नल रीजन, और इंटरनल भी हो सकता है, ड्यू टू एनी रीजन इलेक्ट्रॉन leaves the atom, body becomes positively charged। समझ में आया क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी? समझ में आया क्या? हाँ सर इसको हम पेयर में लिख रहे हैं, सही कर रहे हैं ना? इसके हाँ, आगे सही आप कर जी सर। दोबारा बताएंगे सही ना? कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, इफ एटम gains an electron, gains an electron, तो body becomes negatively charged। ये आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन लीव्स, बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इलेक्ट्रॉन गेन्स, बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड।
प्रोटॉन को मैंने गेन और लूज क्यों नहीं किया? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उससे तो क्या होता है? सर आप ही बता दीजिए। कोई और बताओ। प्रोटॉन को मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर प्रोटॉन लीव्स और प्रोटॉन गेन्स? प्रोटॉन भी तो लीव और गेन कर सकता है ना? क्योंकि सर हाँ सर आ गया। एक मिनट, अरे रुक तो जा 1 मिनट। हाँ शगुन बोल रही थी तुम। सर एक्सटर्नल लेयर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ तो एक्सटर्नल लेयर में होने से क्या होता है? एनर्जी वही आएगी। अच्छा ठीक है। हाँ सार्थक अब तुम बोलो। सर मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में तो उनको रिमूव करना प्रोटॉन से वो हाँ आसान आसान रहता होता है है। ये ज्यादा। नहीं है कि एनर्जी बाहर है तो बाहर ही मिलती है, एनर्जी पूरे में मिलती है। एनर्जी ऐसे कंबाइंड इलेक्ट्रॉन एटम को पहुंचती है, लेकिन वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में होने की वजह से अपने एटम के साथ वीकली ज्वाइंट होता है, वीकली जुड़ा हाँ होता है, सर वही कहा ना मैंने। तो उसे निकालना आसान है। ये कुछ इस तरीके से है। फॉर एन एग्जांपल ऐसे समझो, दो कंपनियां हैं, कंपनी, एक कंपनी, दो कंपनी, कंपनी है, कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं, अलग अलग लेवल के कर्मचारी होते हैं। कोई कर्मचारी जो होता है बिल्कुल कोर टीम में बैठता है, बोर्ड ऑफ मेंबर उसमें बैठता है, मेंबर बोर्ड जो भी है उसमें बैठता है, और कोई कर्मचारी मजदूर होता है जो। तो अगर आपको टास्क मिले कि इस कंपनी में से एक कर्मचारी लेके आओ, तो आप के लिए कौन से कर्मचारी को लेना आसान होगा? उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले आदमी को, कि जो मजदूर है उसको? मजदूर क्यों? क्यों? जो कि वो आसानी से आ जाएगा। वो उसको कम पैसे की तलाश है। कम तनख्वाह पे जुड़ा होता है वो, है ना? तो कम तनख्वाह वाले को निकालना आसान है। तनख्वाह से मेरा मतलब है एनर्जी, और मजदूर से मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन। कम एनर्जी से जुड़ा होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन, तो उसको बाहर लेना सबसे आसान है, बाहर से वो बड़े आसानी से निकल आएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉडी हमारी ये न्यूट्रल बॉडी हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर चार्ज्ड बॉडी हो गई। कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज है, किसका पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये भी हमें यहाँ पर पता चल गया। तो हम अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख रहे थे। पहली प्रॉपर्टी लिख ली थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसी को आगे बढ़ाते हैं जो आप लोगों ने बोली थी सारी प्रॉपर्टीज। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी में लिखूंगा चार्ज इज कंजर्व्ड, ऑलवेज कंजर्व्ड। सर हाँ बेटा। 1 मिनट पिछली स्लाइड लगा दीजिए, थोड़ा सा नोट करना। ये वाली? हाँ सर। ठीक है। सर बनाए क्या? नहीं लिखना है तो लिख लो, अभी मैं आगे बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आगे बताने वाला हूँ। लिखना है लिख लो, नहीं तो बोर्ड्स तो देखो मैं भेजूंगा, नहीं लेकिन नहीं फिर सर भी लिख तो हो लिए गया सर सर। फिगर। ठीक है। अब अगली उसमें हम लोग देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान रखना यहाँ पर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व नहीं रहते। चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज्ड पार्टिकल कंजर्व नहीं रहते। चार्ज्ड पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हमारे किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो गायब हो सकते हैं और बन सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज कभी भी ना गायब होता है ना बनता है। ऋषि समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तुम बोलते रहा करो हाँ सर ना सर, पूछते रहा करो बीच बीच में। अगर तुम पूछोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जो है वो सोच रहा है मेरे को थोड़ा नहीं आया, पूछूं कि नहीं पूछूं, तो आप गलत कर रहे हो। आपको पूछना ही चाहिए तुरंत, हाल के हाल। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। चार्ज बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। neither be created nor be destroyed, it can only transfer from Sir. one body। हाँ बेटा। सर ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है। हाँ तो कंजर्वेशन, सारे कंजर्वेशन के लॉ ऐसे ही होते हैं। neither be created nor be destroyed, can only मोमेंटम ऑफ transfer कंजर्वेशन भी from सर। one। हाँ मोमेंटम ऑफ एनर्जी के कंजर्वेशन भी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या?
नहीं नहीं, but, मोमेंटम अरे कंजर्वेशन। एक बोलो यार, रुक जाओ आप स्वयं, सार्थक रुक जाओ। हाँ बोलो शगुन। मैं सर बोल रही हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कंजर्वेशन ऑफ मास। वो भी काफी कुछ ऐसा होता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अलग चीज है, रिलेटिवली काफी अलग चीज है। मास एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है एक जगह, अपन जब आगे बढ़ाएंगे, E बराबर mc स्क्वायर, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ सर उसी को लेके मैंने बोल दिया सर। E बराबर mc स्क्वायर में मास और एनर्जी दोनों ही कंजर्व नहीं होते, मतलब एनर्जी और मास इंटरचेंजेबल होते हैं, ऐसा हमको आइंस्टाइन ने बताया था। एनर्जी से मास बन जाता है, मास से एनर्जी बन जाता है। तो मास कैन थ्योरी ऑल्सो ऑफ बी, रिलेटिविटी। हाँ, मास कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ बंडल ऑफ एनर्जी। वो E बराबर mc स्क्वायर की बात हो रही थी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रैक्ट, ओनली ट्रांसफर। अब यहाँ पर नोट जो है वो आपको लिखना है, बट चार्ज्ड पार्टिकल्स कौन है? चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट कंजर्व्ड। ध्यान रखना, बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो वो दूसरी जगह पहुंच ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नॉट कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नॉट कंजर्व्ड। ध्यान रखिएगा इस वाली बात को, ठीक है। और एक इसके लिए अपने पास एक वो भी है, देखो मैं बनाता हूं, एक इक्वेशन भी है हमारे पास। इक्वेशन यदि आपको याद हो, ये वाली इक्वेशन न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन जो है 0 n 1 ऐसे लिखते हैं, इसको तो हम तोड़ करके एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बना सकते हैं। तो -1 इलेक्ट्रॉन 0 प्लस +1 प्रोटॉन 1, मतलब एक न्यूट्रॉन को यदि आप तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आप बना सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड भैया लोग, एक न्यूट्रॉन को यदि आप तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बना सकते हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले तो था नहीं लेकिन बाद में आ गया, प्रोटॉन पहले तो था नहीं लेकिन बाद में आ गया। लेकिन यदि हम इधर देखें तो इधर भी नेट चार्ज 0 है, और इन दोनों को देखें मिला करके तो इन दोनों को मिला करके भी नेट चार्ज 0 ही है। लेकिन अल्टीमेटली चार्ज्ड पार्टिकल्स कंजर्व नहीं होते हैं, चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बन और बिगड़ सकते हैं, चार्ज ना बनता है ना बिगड़ता है, इधर से उधर भाग जाता है बस। बताएं भाई, एनीवन? ठीक है, तीसरा नंबर का पॉइंट आता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव इन नेचर मतलब आप एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के साथ मिलाओगे तो दोनों पे चार्ज नेट जुड़ जाएगा और आधा आधा हो जाएगा। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। ये मैं क्लास 12th वाला पूरा आइटम बता दिया तुम लोगों को, बताते बताते सब 12th वाली चीजें बता दी। एक चार्ज बॉडी थी और एक दूसरी चार्ज बॉडी थी, नहीं ये दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल होना पड़ेगा इनको, ठीक है, ध्यान रखना। एक पर चार्ज था प्लस का 2 कूलम और एक पर चार्ज था प्लस का 5 कूलम, ठीक। इन दोनों को हमने क्या किया, ब्रॉट इन कांटेक्ट, इन दोनों को ब्रॉट इन कांटेक्ट। कांटेक्ट में ले आए और अलग कर दिया। तो अब इनके पास जो नेट चार्ज बचेगा वो कितना कितना बचेगा, बताएगा कोई? इसमें हमारे ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों प्रूफ हो गए। यहाँ पर दिस इज ब्रॉट इन कांटेक्ट, तो +2 +5 7 हो गया, प्लस का 3.5 कूलम इस पर आ जाएगा, प्लस का 3.5 कूलम इस पर आ जाएगा। यानी कि 2 और 5 7 थे, अगर दोनों को मिला देंगे
तो कंबाइंड दोनों का 7 कूलाम हो जाएगा। फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे तो इन दोनों का आधा आधा इनमें बढ़ जाएगा। दीज आर टू आइडेंटिकल बॉडीज, टू आइडेंटिकल बॉडीज। आइडेंटिकल से मेरा मतलब है दोनों का शेप और साइज सेम है, एक जैसी दिखने में है। तो यदि दो सेम शेप और साइज की बॉडीज को आप नजदीक लाओगे तो जुड़ करके दोनों का कंबाइंड चार्ज प्लस का 7 कूलाम हो जाएगा, और फिर दोनों को वापस से अलग अलग कर दोगे तो एक पे 3.5 और एक पे 3.5 चार्ज आ जाएगा। पूछे भाई, किसी को समझने में समस्या आ रही है तो पूछो बेटा। उत्कर्ष, उत्कर्ष यस ये सर। तो सोया मत करो। नो सर माइक ऑफ। हाँ, तो क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 4 में आ जाते हैं हम। वो चार्जेस एडिटिव नेचर, क्वांटाइज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और चीज है जो मैं लिखना चाहता हूँ, अब इसको भी समझाना पड़ेगा। तो चार्ज इज इनवेरिएबल विद स्पीड। चार्ज इज इनवेरिएबल विद स्पीड, इसका मतलब किसी को पता है क्या? सर इसमें वेरिएबल ई वाला है कि ए वाला है? फिर से बोल। इसमें सर वेरिएबल ई वाला है कि ए वाला है? ई वाला, ए वाला, ये क्या होता है? ये मतलब जो आपने आई एन स्पेलिंग सर, स्पेलिंग। इन वेरिएबल, इन आई एन, इन वेरिएबल। नहीं सर, अरे सर वी ई है या वी ए है? वी और वी ए में क्या अंतर होता है? अब वेरिएबल अब हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो। वेरिएबल का मतलब वो जो बदलता है उसको वेरिएबल कहते हैं। ए होना चाहिए यहाँ पर, क्या? यस सर। ठीक है, इन वेरिएबल, ठीक है। तो इन चार्ज इज इनवेरिएबल विद स्पीड। वेरिएबल जो होते हैं ना, वही वाला वेरिएबल है ये, इनवेरिएबल विद स्पीड। तो चार्ज हमारा स्पीड के साथ नहीं बदलता है। और यहाँ पर साइड में मैंने ये भी लिखा है, अनलाइक इलेक्ट्रॉन का लाइट की स्पीड के बराबर चलने लगते। हाँ, ये वाली बात है। मतलब नियर अबाउट। अब सुनो, यदि हमने किसी चार्ज्ड बॉडी को, फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से भगाया और स्लो भगाया, तो भी उस पर चार्ज जो है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। जबकि मास के साथ ऐसा नहीं होता है। मास को अगर तुम ज्यादा स्पीड से भगा दो, स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक ले जाओ, तो उसका मास बदल जाता है। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। फॉर मास, दो वैल्यूज होती है मास की। मास इन मोशन की जो वैल्यू होती है वो मास इन मोशन इज इक्वल्स टू मास एट रेस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v स्पीड ऑफ मास है और c स्पीड ऑफ लाइट है। बट फॉर चार्ज के साथ, चार्ज इन मोशन इज इक्वल्स टू चार्ज एट रेस्ट। समझे क्या? मास के साथ ऐसा नहीं होता कि वो सेम रहे, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा होता है कि वो बदल जाए। समझ गया मेरी बात? नो सर, नहीं समझे? नहीं सर, अरे मैं नहीं समझा। मैं कह देखो, इसको समझो। ये बहुत अंदर की गहरी बात है। अब ये कैसे होता है ये किसी को नहीं पता, क्यों होता है किसी को नहीं, बस क्या होता है ये पता है। क्या होता है वो बता रहे हैं। यदि आपके एक गेंद फेंकी और आपने गेंद को इतनी तेज फेंक दिया, दूर 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 दूर, बहुत दूर चला गई आपकी गेंद, और वो जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और स्पीड बढ़ते 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 उसकी स्पीड आ गई कितनी? स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी कम बची। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है ऋषि? मैं बताऊं सर? ऋषि स्पीड ऑफ लाइट अच्छा बोल दो, नहीं पता? नो सर।
किसको पता है? सर मुझे सर मुझे ठीक है, और किसको पता है? अनंत तुम बताओ। सर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हाँ अंकित, तुम्हें कुछ और पता है क्या? सर 3.8 into 10 की पावर 8 मीटर पर 3.0 नहीं 3 into सर 10 3 to the into 10 to the power power 8 3 into 10 पावर। वेरी गुड, 10 to the power 8। वेरी गुड। तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड अपनी, या 3 लाख किलोमीटर, ये भी सही है। तो ठीक है सर। अब स्पीड ऑफ लाइट से यदि वो चलने लगे कोई मास, तो वो मास बढ़ने लगता है, उसके मास की वैल्यू बदलने लगती है, वो अपने आप ही वो बढ़ने लगता है। मतलब किसी ने कुछ नहीं किया, क्यों हुआ नहीं पता, लेकिन वो बढ़ने लगता है। और अगर मान लो कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड से चल दी, जैसे यहाँ पर फॉर्मूले में अगर देख लो तुम, सी वी स्क्वायर की जगह सी रखते हो, तो सी बटा सी 1 हो गया, और 1 - 1 0 हो गया, और एम रेस्ट अपॉन 0 यानी कि इंफिनिटी। तो मास इन मोशन, यदि बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चल गई तो उसका मास इंफिनिटी हो जाता है। ये बात आ रही है समझ में? ये एक थ्योरी है, ऑफ कोर्स ऐसा प्रूव नहीं किया गया कभी भी, ये थ्योरी है। ये थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में दी है। यही थ्योरी कि E यदि equal किसी to मास, mc square। हाँ नहीं वो अलग है बाबू, आइंस्टाइन ने बहुत कुछ दिया है। तो आइंस्टाइन ने हमको बताया है कि मास मोशन में अलग होता है, मास रेस्ट पे अलग होता है। इसी के बेसिस पर सर स्टीफन हॉकिंस जो है, वो टेढ़ा सा बैठा रहता था, निपट गया अभी कुछ 3 4 6 महीने पहले। तो वो उसने एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी बनाई थी टाइम ट्रेवल की। उसने कहा था कि यदि टाइम ट्रेवल करना है तो बहुत तेजी से किसी को भगाओ तो टाइम ट्रेवल हो जाएगी। वो मैं कभी और बताऊंगा। पर हाल फिलहाल हाँ सर वो उसने बोला था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि इंसान पल्प में बदल जाएगा अगर वो इतना होगा तो। वो मतलब ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, बट थ्योरेटिकली उसने ये प्रूव किया था मैथ्स के हिसाब से, गणित के हिसाब से, कि टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। प्रैक्टिकली तो अभी हम लोग की कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज उतनी है नहीं कि कोई स्पीड ऑफ लाइट से चल पाए, और पल्प में बदलने की बात तो बाद में पता चलेगी। तो चार्ज इज इनवेरिएबल विद स्पीड, मास जो है वेरिएबल होता है स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज इनवेरिएबल होता है, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आते हैं हम लोग अगले पेज पर। अब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस, उल्टा बोल दिया, हाँ सही तो बोल रहा हूँ। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये है अपना नंबर 5। फोर्स लगता है, इस फोर्स को कूलाम्स फोर्स भी कहते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक और पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, तो ये कहते हैं भाग, आराम खोर, हमारी जगह पे आ गया, तो यहाँ रिपल्शन हो जाता है। यदि एक नेगेटिव चार्ज के पास एक नेगेटिव चार्ज लाते हैं, इधर ही भगा देते हैं, भाग, आराम खोर, हमारे पास आ गया। उसी जगह यदि हम एक लाइक चार्ज, एक पॉजिटिव के पास एक नेगेटिव लेके आते हैं, तो तुरंत चलने लगते हैं, तू ही तो मेरा दोस्त है, ऐसे हो जाता है, अट्रैक्ट कर देते हैं वो। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं, ऊपर रिपेल करते हैं, नीचे अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सिस्टम है। एक बात और खास बात है जो मुझे बतानी थी, फॉर एनी न्यूट्रल बॉडी, एनी चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट अदर न्यूट्रल बॉडी। सर सर हाँ बेटा। सर रिपल्शन से तो यही पता चलता है ना कौन सी वो दोनों बॉडी चार्ज है कि नहीं है। हाँ, रिपल्शन इज द डेफिनेट प्रूफ दैट बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड। ठीक है न्यूट्रल, सर। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, एनी चार्ज्ड बॉडी में अट्रैक्ट अदर न्यूट्रल बॉडी। सो अट्रैक्शन
between two bodies only tells us that both of them may be charged. Both of them may be charged, or at least one of them is charged. At least one of them is charged. ठीक है, ये किसकी बात हुई हमारे? ये बात हुई हमारे अट्रैक्शन की। ठीक, अट्रैक्शन की। अब रिपल्शन की अगर हम बात करते हैं, इफ टू बॉडीज आर रिपेलिंग ईच अदर, यदि दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन हो रहा है, इफ टू बॉडीज आर रिपेलिंग ईच अदर, then it is definite that both of them are charged. और वो भी कैसे हैं? चार्ज हैं तो कैसे हैं? with same type. There are two types of charge, positive charge and negative charge. ये वाली बात मैंने नहीं बताई थी, दो टाइप के चार्ज होते हैं, ये मेरे पे ध्यान से निकल गया बताना, पर आई होप आपको पता है पहले से। There are two types of charges. पता है ना? Yes sir. ये कोई Yes, बताने sir. वाली बात है? लिख देता हूँ। There are two types of charges. One is positive charge, another is negative charge. पॉजिटिव चार्ज वो जो प्रोटॉन के पास होता है, और नेगेटिव चार्ज वो जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। बस अपने नाम रख दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारे चार्ज 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 चार्ज, इतनी देर से हम चार्ज चार्ज कर रहे हैं, अल्टीमेटली चार्ज हमारा फाइनली फिनिश हो गया। अब हम आते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर। तो पहले हम इसको एक बार पूरे पहले पेज से रिपीट करते हैं, हर एक चीज जो जो हमने पढ़ी है। ठीक है, 5 मिनट का काम है, रिपीट हो जाएगी हमारे पास जल्दी से। तो सबसे पहले सर, मैं स्टडी लिख ऑफ, रही चलो लिख लेना, मैं ले वापस उसी पे तो आऊंगा। इधर आओ अभी। स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबके दो तरीके से करते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाता है हमारा, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज मोशन में होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो हमने इतना सारा पढ़ा, इट इज ओनली अबाउट चार्ज। जनरल जो भी चीजें पढ़ी, सब कुछ चार्ज के बारे में पढ़ी। चार्ज होता क्या है, ध्यान देने योग्य बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ड्यू टू विच शोज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के कारण क्या क्या होता है? रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मोशन में है यूनिफॉर्म तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बनती हैं, और यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकलता है, एनर्जी भी रेडिएट करते करते चलती है आगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कौन सी? पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज जो है वो छोटे 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 क्वांटा से मिलकर के बनता है। तो यानी कि अगर आप सबसे छोटा क्वांटा लें, एक क्वांटा की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर आपके पास एक क्वांटा है तो आपकी बॉडी के पास है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज। दो क्वांटा है तो 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यानी कि इसका मतलब है 1 और 2 के बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, डेढ़ आधा पौना नहीं चलता। यानी कि 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम यदि किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है,
फिर इस पे हमने एग्जांपल लिखा, 1 कूलम चार्ज में कितने क्वांटा होंगे, हमने चेक किया तो 6.25 10 पावर 18 क्वांटा होंगे। फिर आ जाते हैं चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है, चार्ज्ड बॉडी में नेट चार्ज हमारा 0 नहीं होता है और न्यूट्रल बॉडी में नेट चार्ज हमारा 0 होता है। क्यू नेट न्यूट्रल में 0 होता है, यहाँ पर क्यू नेट 0 नहीं होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन लीव करता है तो बॉडी बिकम्स नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज, यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आ जाते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारे पास 10 कूलम चार्ज था और वो तुमने ऐसे ही खत्म कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 10 कूलम चार्ज के लिए -10 कूलम चार्ज लाना पड़ेगा तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो फिर आते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल तो कंजर्व नहीं होते हैं, ये भी एक ध्यान देने वाला नोट है। लोग समझने लगते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कंजर्व हो गए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंजर्व नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर चार्ज कंजर्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कंजर्व नहीं भी हो सकते हैं। मतलब जैसे न्यूट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है और एक प्रोटॉन पैदा हो जा सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन भी नेट चार्ज 0 था और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिला के भी नेट चार्ज 0 है, तो यही है 0 रहेंगे। फिर चार्ज इज एडिटिव, मतलब दो बॉडीज हैं उनके पास अलग अलग चार्ज है, अगर आप इकट्ठा करोगे तो नेट चार्ज उनका दोनों का सम हो जाएगा। और फिर से अलग अलग करोगे, पॉइंट टू बी नोटेड, आइडेंटिकल होनी चाहिए। क्यों आइडेंटिकल होनी चाहिए 12 में पढ़ेंगे। अगर आइडेंटिकल है तो, और अगर आपने उन्हें अलग अलग किया तो उनपे आधा आधा चार्ज बट जाएगा, 3.5 बट जाएगा। अगर जैसे एक के पास है 2 और एक के पास है -3 और दोनों को जोड़ दिया तो दोनों के पास 2 -3 यानी कि -1 चार्ज है, और अलग अलग करेंगे तो -12 बचेगा। फिर आ जाते हैं चार्ज इज इनवेरिएबल विद स्पीड। ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो गई। इनवेरिएबल क्यों? जैसे मास होता है ना, मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, लेकिन मास इनवेरिएबल नहीं होता, यानी कि मास वेरी करता है। तो अगर मास मोशन में है तो वो अलग होता है और रेस्ट में है तो अलग होता है। फॉर्मूला दी दिया मैंने, देना नहीं था पर दे दिया मैंने। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। चार्ज यदि मोशन में है तो भी 1 कूलम होगा और रुका हुआ है तो भी उस बॉडी पर 1 कूलम रहेगा, जब तक कि कोई उससे ले दे ना ले। फिर आते हैं हम फाइनली यहाँ पर वापस कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। एक बात और मैंने बताई कि न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इससे ये साबित होता है कि अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ओनली टेल्स अस दैट बोथ ऑफ देम मे बी चार्ज्ड और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज चार्ज। ये पक्की बात ये बताता है कि कम से कम एक तो चार्ज है, दूसरा चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, या फिर एक न्यूट्रल है तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने इधर बताई, यहां पर बताइए आपको, इफ टू बॉडीज आर रिपेलिंग ईच अदर देन इट इज डेफिनेट दैट बोथ ऑफ देम आर चार्ज विद सेम टाइप। ये ध्यान से, कितने टाइप के चार्ज होते हैं? 2, एक पॉजिटिव टाइप का चार्ज होता है, एक नेगेटिव टाइप का चार्ज होता है। ये बहुत ध्यान से समझ लो, ये वाली बात आपको बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, लिख लिया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर, मतलब अपना चैप्टर पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है, पूछो अभी तक कुछ, इतना सब जो पढ़ लिया इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछे भाई, कोई भी। ऋषि यस सर। पूछ ले, क्या पूछना है पूछ ले, शर्मा मत, पूछ ले। नहीं शर्मा क्यों सर, शर्माएंगे क्यों सर? वही तो मैं सोच रहा हूँ, शर्मा कोई क्यों, तुम पूछ लो। सर फोर्थ वाला आपका हेडिंग समझ में नहीं आया, इससे पहले वाली स्लाइड में सर। ठीक है, तो फोर्थ वाली स्लाइड, चार्ज इज इनवेरिएबल विद स्पीड। ये क्या है? थोड़ी सी हायर लेवल की बात है, इनवेरिएबल होना स्पीड के साथ। ये बहुत ही अजीब सी बात है। हाँ बेटा, ये अनलाइक मास क्या है? अनलाइक मतलब मास के जैसा नहीं, अनलाइक मास, मास से अलग। मतलब जैसे अनलाइक यू कहते हैं ना, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, अनलाइक यू, तुम्हारे जैसा नहीं है। डेफिनेट नहीं है वो। अरे तुम समझ नहीं रही। मास वेरिएबल होता है स्पीड के साथ, जबकि चार्ज वेरिएबल नहीं होता है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ो एक लाइन में, चार्ज इज इनवेरिएबल विद स्पीड अनलाइक मास।
समझे? ठीक मास है की सर, तरह समझ नहीं है, गई मास मैं। से अलग है। तो चार्ज ठीक इज है सर। इनवेरिएबल विद स्पीड अनलाइक मास। तो मास जो है हमारा वो वेरिएबल होता है स्पीड के साथ। ऋषि भैया, मास जो है, अगर आपने एक गेंद को रखा है और उसको वजन किया और एक गेंद को आपने फेंक दिया बहुत ज्यादा स्पीड से और उसका वेट तौला चलते हुए, तो आपको पता चलेगा कि कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका मास अधिक हो जाता है और जब वो रेस्ट पे होती है तो उसका मास कम होता है। ये हमें आज तक नहीं पता था क्योंकि किसी ने बताया नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल के बाहर था, पर अभी मैंने बता दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कर रहे थे तो बताना जरूरी था, तो मैंने बता दिया कि मास बदल जाता है जबकि चार्ज नहीं बदलता। अगर रुका हुआ है तो भी चार्ज जितना है उतना ही है और चल रहा है तो भी चार्ज जितना है उतना ही है। समझ गए ऋषि? यस सर, यस सर। ये याद कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको याद कर लो। क्यों? क्योंकि पहली बार आया है तो पहली बार तो हमें कोई ना कोई चीज याद करनी ही पड़ती है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बढ़िया चल रहा था सब। अब आते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं भैया फ्लो ऑफ चार्ज को? सर कुछ बोले सर, कुछ समझ नहीं करोगे सर? सर करंट करंट कहते हैं। हाँ शगुन बोलो, क्या कह रही हो? कुछ नहीं सर, कंटिन्यू। तो लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, जे चार्ज वो चार्ज सब पढ़ लिया अपन ने। अब बारी आती है हमारी किसकी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, ऐसे समझो। मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको बताया था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। दो तरह से स्टडी होती है चार्ज की, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे, समझ लो, जहां पर हम चार्ज को एज एट रेस्ट पढ़ रहे थे। चार्ज रेस्ट पे था हमारे लिए। अब चार्ज मोशन में। एक्चुअली में यूनिवर्स में चार्ज ज्यादातर टाइम अपने को मोशन में मिलता है, तो इसलिए पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता था, चार्ज के बारे में हमें बाद में पता चला। सर एक चीज पूछनी सर। हाँ सार्थक। जितने भी सर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले होंगे चार्ज, सब वो स्टेबल होंगे, मतलब नहीं, कि रेस्ट पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कुछ नहीं होता। चार्ज तो वही है, जो है सो है वही। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह देंगे, वही इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कह देंगे। चार्ज तो वही है, चार्ज थोड़ी बदल रहा है। तो सर ये पता के चल रहा है कौन सा स्टेट है, ये कौन सा करंट है, नहीं नहीं नहीं, मतलब कि हमें क्या पता कि चार्ज तो वही है, रुका हुआ है। और उसकी स्टडी करते हैं कि चार्ज कितना है, अट्रैक्ट कितने से कर रहा है, रिपेल कितने से कर रहा है, वो सब स्टडी कर रहे हैं, वो सब फॉर्मूले लगा रहे हैं, तो वो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक में चीज आता है। और सर, जब जैसे कि आपने जब चार्ज रुका हुआ होता है, जब वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो सर नहीं जब नहीं नहीं पंखा नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जब चार्ज रुका हुआ होता है तो उसकी स्टडी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ना कि और रुके तो जब हुए पंखे चार्ज का को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और सर जब पंखे का स्विच ऑफ होता है तो पंखा जो रुका हुआ होता है। अब जैसे पंखा रुका हुआ है, चाहे चल रहा हो चाहे रुका हुआ है, जैसे पंखे का अगर तुम वेट का यार मेरे पंखे का 3 किलोग्राम का है, तो डेफिनेट है तुमने वो जो पंखे के बारे में जो जो जानकारी लिखी है, वो पंखा रुका हुआ होगा तभी पता किया होगा, उसको वेट मशीन पे रखा होगा कि चलते हुए में रख लिया होगा? रुके हुए में। रुके हुए में। तो पंखे के रुके हुए की जो बात तुम बता रहे हो वो उसके पंखे के स्टैटिक्स में आ जाएगी। और पंखे के चलते हुए में तुमने कहा, यार मेरा पंखा इतने आरपीएम से चल रहा है, तो वो तो पंखे करंट के पे आ रुके हुए, जाएगी। हाँ पंखे के रुके हुए तो नहीं बता सकते ना कितना आरपीएम है, पंखे के चलने में ही बताओगे, तो वो पंखे का मोशन हो गया। ठीक है। है पंखा वही, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी रेस्ट में बताई जाएंगी, कुछ प्रॉपर्टी उसकी मोशन में बताई जाएंगी। तो ऐसे यहां पर है चार्ज वही, पॉजिटिव वही, नेगेटिव वही, इलेक्ट्रॉन वही, प्रोटॉन सब कुछ वही। लेकिन जब चार्ज मोशन में करने लगता है तो वो नई प्रॉपर्टी शो करता है। उन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऐसे बोल सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक। मैं शगुन, तुम ये कह रही थी ना सर बहुत देर हो गई अब छुट्टी कर दो, नहीं सर, तो क्या कह रही थी? मैं सर पुरानी वाली चीज पूछ रही थी सर। पूछ लो। सर मैं क्यों ऐसा बोलूंगी, आज पहली बार तो सर मुझे अच्छा लग रहा। ठीक है, बधाई हो। तो क्या पुरानी वाली चीज पूछ रही थी? मैं कुछ पूछने पे कभी गुस्सा सर नहीं वो आ करता गया, मैं। मेरे को आ गया।
ठीक है, मैं पूछने पे कभी गुस्सा नहीं करता, और कर भी दूं तो क्या दिक्कत है यार, तुम्हें तो उससे मतलब है ना कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं। ज्यादातर बच्चों को ये डर हमेशा बैठे रहता है कि ये मैं किसी से पूछूंगा तो वो मेरे को डांटेगा। डांट लेने दो यार, आज ही तो डांटेगा। आने वाले समय जब तुम एग्जाम दे रहे होगे, कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब तुम्हें उस डांट की कोई वैल्यू समझ में नहीं आएगी, लेकिन उस जानकारी की वैल्यू समझ में आएगी। ध्यान रखना इसको। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current. Rate of flow of charge is known as electric current. अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया हमने एक वो बनाया, रॉड ऐसे नहीं मारना, ये वाली रॉड मारना। एक अपन ने रॉड बना दी। इस रॉड मतलब ये कंडक्टिंग आइटम है। कंडक्टिंग क्या होता है? जिसमें से चार्ज फ्लो करता है, अभी बाद में देखेंगे इसको। पहले एक हमने एक कंडक्टर जैसा कुछ बना दिया, इस कंडक्टर से हमने जोड़ी एक बैटरी। बैटरी बना दी। होगा क्या? इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे सब के सब रैंडम मोशन। सुनना, इस मोशन में जो इनकी स्पीड होती है इसको कहते हैं थर्मल स्पीड। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रैंडम मोशन, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जरा पीछे आते हैं, आ गए इधर हम, दिख रहे हैं यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, दिस इलेक्ट्रॉन नाउ विल बी नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू वी मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर जब बैटरी या सेल जब कनेक्ट नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन हाँ। कहीं पर भी मूव करते रहते हैं, तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब बैटरी कनेक्ट होती है तो वो फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हाँ। करते हैं। ये क्लास 12th में हम बहुत डिटेल में इसको, इस वाली जो तुमने एक लाइन में बोल दी, इसको हम क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करेंगे। 3-4 दिन में यही बात समझेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हरामखोर मूव करता कैसे है, बैटरी के बिना और बैटरी के साथ। सुनो, free electrons are those electrons which are not revolving around any nucleus. These electrons has left their orbit and now moving in intermolecular space. मेटल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर। These electron has left their orbits and now moving in intermolecular space. तो जब भी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में घूम रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहने लगते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज चार्ज कैरियर।
also known as charge carriers. Why? Because battery is connected, these electron tends to move from one end of the conductor to other end of the conductor, carrying charge on itself. खुद पर चार्ज लेकर ये इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे जाते हैं, यानी कि चार्ज को यदि हमें इधर से उधर पहुंचाना है तो इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर पहुंचाना है, ऑल्सो नोन एज चार्ज कैरियर। ठीक है, ये चार्ज कैरियर के नाम से जाने जाते हैं, चार्ज को ले जाने वाले। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज चार्ज कैरियर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिस भी मटेरियल में जितने ज्यादा होंगे वो मटेरियल हमारा उतना अच्छा कंडक्टर होएगा। समझ गए सभी लोग? हाँ ना बोलो जल्दी से। जी सर। सर एक चीज पूछनी है सर। यस सर। सभी लोग यस सर। सभी लोग सर। हाँ यस सर। पूछो, चलो सार्थक। तो सर कन्वर्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू लो वो नेगेटिव टर्मिनल, और सर एक्चुअल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ तो सर इसमें डाउट है सर। क्या डाउट है इसमें? क्या डाउट है? तो सर ये ऐसा क्यों होता है? दोनों की एक से क्यों नहीं रहती? अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक से चार्ज है क्या? नहीं, कन्वेंशनल डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाता और एक्चुअल फ्लो में नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा ये बताता हूँ मैं तुम्हें, देखो ये बात ऐसे खराब तो नहीं पूछी तुमने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी जानकारी हमें बाद में हुई, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी पहले हो चुकी थी। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हम पहले से जानते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके पहले भी। आ रहा है समझ में इस वाली बात को कि नहीं? जी सर। मतलब सर। हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग ने एटम खोजा नहीं था। ये मैं 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन तब भी जैसे हम जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि सिल्क की साड़ी है वो आपस में रगड़ती है तो स्पार्क जनरेट होता है, हाँ या ना? होता है कि नहीं? देखा है ऐसा? स्पार्क जनरेट होता है। और भी कई जगह हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, जो बिजली कड़कती है उसमें भी चार्ज का फ्लो होता है इधर से उधर। तो लोगों को पहले से पता था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और कई जगह उसका यूज करना भी शुरू कर दिया था, इसके पहले कि चार्ज क्या होता है। समझ रहे हो मेरी बात? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एसी करंट डीसी करंट आ गई थी जिसके पहले, जब चार्ज नहीं था, हमें ऐसा नहीं पता था कि चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जैक्टली है क्या। तब तक बल्ब का आविष्कार हो चुका था। आ रहा है बुद्धि में कुछ के नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमें पहले पता था, तो अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो हमें पता था वो हमने लिख दिया पहले ही। और पहले जो था वो था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे हम बना चुके थे। लेकिन बाद में जब हमें चार्ज पता चला, बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब जाके पता चला अरे यार ये तो इलेक्ट्रॉन है, वो उल्टा फ्लो कर रहा है। तो अब उन्होंने बदलने के बजाय ऐसे का ऐसा रहने दिया कि जो जैसा था वो वैसे ही रहेगा। इसीलिए देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन नेचर। इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ देम। इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ देम, but not the electric charge, although it seems like electric charge is more fundamental quantity than electric current. इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि अभी भी हमने चार्ज को पहले पढ़ा, कूलाम को पहले पढ़ा हमने, लेकिन फिर और इलेक्ट्रिक करंट हम बाद में पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले चार्ज पढ़ोगे तब तो तुम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे। बट देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन नेचर। विच आर दे? किसको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? There are 7 fundamental quantities in nature. मेजरमेंट होता है। एक मिनट, there are 7 fundamental quantities in nature. कौन सी होती हैं वो? कौन बताएगा? सर मास, डिस्टेंस। हाँ, मास, डिस्टेंस। सर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड। और बोल दो। याद कर रहे सर। टाइम सर, टाइम बिल्कुल सही है। लेंथ, मास, टाइम। सब मेजरमेंट होती है क्या? काय की मेजरमेंट? वो मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी मेजरमेंट? क्या चीज है मेजरमेंट? तो एक प्रोसेस है। मेजरमेंट कोई क्वांटिटी है क्या?
ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सोम बेटा आवाज नहीं। डिस्टेंस है, डिस्टेंस। गिटार बज रहा सर। डिस्टेंस है, डिस्टेंस। डिस्टेंस लेंथ में आ गया ना बाबू। ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन नेचर। सोम बेटा फिर से बोलो। नहीं सर, मैं तो फिजिकल कंडीशन बोल रहा था। हाँ नहीं, फिजिकल कंडीशन नहीं होता। ल्यूमिनस इंटेंस, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? चमक, प्रकाश की चमक। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटी हमने लिख ली। अब उनकी लिख रहे हैं एसआई यूनिट्स। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की होती है मीटर। 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 सर लेंथ ल्यूमिनस की स्पेलिंग रॉन्ग है सर। क्या है की? ल्यूमिनस की एन के बाद ओ आना चाहिए। ओ आना चाहिए। जी सर। मेरे हिसाब से सही है। अब तुम देख लेना, गलत हो तो सही कर लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। OUS। हाँ अब ठीक है कोई तुम। नहीं कैसा सभी कह रहे हैं। चलो ठीक है, OUS ठीक है। तो लेंथ की होती है क्या? मीटर। मीटर। मास की एसआई यूनिट केजी। किलोग्राम। केजी। टाइम की सेकंड। 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 इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। 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 टेम्परेचर की केल्विन। फ़ारेनहाइट। केल्विन। वेरी गुड। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मोल। एक्सीलेंट। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिलास। कैंडेला। कहाँ देख के बता रहे हो तुम? अच्छा मुझे खुद पता था तो मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकाली थी। सोम तुम्हारे सोम गिटार सर, गिटार। तुम्हारे तो सोम के में तो गिटार ही बज रहा है। सोम तुम गिटार क्यों बजा रहे हो? इसके गले में किसी ने गिटार डाल दी। सोम तुम गिटार क्यों बजा रहे हो यार? ऐसे कैसे चलेगा? पता नहीं सर। अभी सही आ गई आवाज। पहले गिटार बजा, वो एकदम से खोलते हैं, कई बार तो हो जाता है। ठीक है, हम लोग वापस आ गए। ये चलो ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा था। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारी, इनमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला, कैंडल की रोशनी से कैंडेला बनता है। चलो यहाँ पर वापस आते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं आपको बता रहा था कैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है। किसी भी कंडक्टर में, ये अपना कोई भी एक कंडक्टर हो गया। What do we mean by conductor? Conductor is the element which tends to flow the electrons or charge through them easily. तो ये चार्ज को अपने से इजीली। हाँ बेटा सोम। सर कैंडिला को क्या किस चीज से डिनोट करता है? CD। CD। C और D, स्मॉल c स्मॉल d, CD। ओके सर। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको लिखते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे बनाएंगे? किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हमने क्या किया, कोई एक जगह से t टाइम में मान लो Q चार्ज निकला। t टाइम में Q चार्ज निकला तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा Q अपॉन T, टोटल चार्ज Q। और Q की वैल्यू अभी अभी पता है हमें, NE होती है, तो NE अपॉन T। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया। इसकी जो SI यूनिट होती है, एम्पियर। हाँ, SI यूनिट इज एम्पियर। कैपिटल से लिखते हैं इसको, AMP। या फिर हाँ ठीक है, चलो ये तो ठीक है, एम्पियर होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। स्केलर है भाई साहब, बावजूद इसके कि इसमें डायरेक्शन होती है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। होती है। सब लोग बताओ। होती है सर। हाँ सर। होती है भाई साहब, सब लोग बताओ ध्यान से, होती है कि नहीं होती है? जिसने नहीं बताया। यस सर, होती है। होती है सर।
अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है तो फिर ये स्केलर में काहे आता है भाई? सर क्या पता। इसको भी समझाते हैं। वाई इलेक्ट्रिक करंट इज दी स्केलर क्वांटिटी। इसको डब्बा बना के, एक्स्ट्रा है ना ये एक्स्ट्रा, ये कॉम्पिटिटिव नॉलेज है ये। वाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर इतने फालतू क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी नहीं है। अरे यार ऐसे मत बोलो यार, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तू कह रहा है फालतू क्वेश्चन। भाई क्या बच्चा है साहब वो। ये तो झंडी कर दी नहीं तुमने सर, यार। अलग वाले अलग वाले। फालतू बताओ साहब, ये हो रही बेइज्जती। अरे नहीं सर, अलग मारो वाले, सर, मेरा मारो। मतलब ये था। बेइज्जती हो रही भाई साहब। मारो सर इस लड़के को। फालतू क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम, बताओ साहब, फालतू पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब हमारे। सर आप उससे कहिए कि वो लीव मार दे, फिर काय कोई क्लास में जब फालतू लग रहा। फालतू पढ़ा रहे ओ आए लियो साहब। सर मेरा मतलब उससे नहीं है। मैं समझ गया भाई, तुमने आज दिल पे चोट दे दी मुझे यार। सर क्लास में भी ये ऐसे ही बोल रहा है टीचरों से, सर ये तो इसमें नहीं है। ये फालतू नहीं है भैया। देखो जीवन में सब कुछ पास होने के लिए नहीं किया जाता, कुछ चीजें कुछ चीजें सीखने के लिए भी की जाती है। और अगर अल्टीमेटली देखो, फुनसुक वांगडू कहता था ना उसमें रेंचो अपना, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। सर एक्सीलेंस के पीछे भागो। हाँ, इट इज दैट टाइप ऑफ थिंग्स। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है? इवन इट हैज डायरेक्शन। क्यों ऐसा है? फिर क्योंकि फिर भी इसके पास सर एटीसी तो आपने सर पहले ही लेक्चर में नहीं पढ़ाई जब हम लोग सबसे पहले पहले आए थे। अब तो देखो ये है, अब अपन को याद करके तो पढ़ाते नहीं है, ठीक है। अब वो जो आ जाता है सो मतलब एटलीस्ट जो तुम्हारे सिलेबस में वो तो मैंने जरूर पढ़ाया होगा। क्या है? इट डज नॉट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इट डज नॉट follows laws of vector addition। सुनना, मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, इस वायर में करंट निकल के आ रही है, मान लिया 2 एम्पियर करंट निकल के आ रही है। अब होगा क्या कि इस वायर से आगे जाकर के 2 वायर अलग अलग हो गए, ऐसे इन वायर के बीच में कुछ एंगल रहा होगा, बना रहने दो। अगर इसमें 1.5 एम्पियर करंट गई है तो इसमें कितनी करंट जाएगी? 0.5 एम्पियर। इसको तुम्हें बताने के लिए कोई स्पेशल जोड़ घटाना करना पड़ा क्या? स्पेशल कोई नया कुछ अलग से कुछ करना पड़ा क्या? नहीं समझ में आ रहा है? मैं माइनस कर दिया सर। साधारण। हाँ बेटा बोलो। सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं सर? अब ये मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर है, ये बात कर रहे हैं अपन। तो as it does not follows law of vector addition, laws of vector addition are very different than laws of algebraic addition or subtraction. Algebraic addition is very simple, 1 plus 2 equals to 3, x plus y equals to x plus y. This is plain and simple. Algebraically add करना किसी चीज को plain है, एकदम simple है, but vector में add करना it's quite different. वहां पर चीजें बहुत अलग होती हैं। वेक्टर जो ऐड होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी अलग है क्योंकि उनके पास डायरेक्शन है, तो अगर आप ऐड करोगे तो साथ में डायरेक्शन भी ऐड होनी पड़ेगी। परंतु यहां पर जैसे कि हमने नीचे देखा, एक वायर में से 2 एम्पियर करंट आई और उसके 2 हिस्से कर दिए, एक जगह गया 1.5 एम्पियर, तो तपाक से आंसर मिला मुझे 0.5 एम्पियर दूसरे में जाएगा। यानी कि अगर इसको मैं I बोलता हूं, इसको बोलता हूं I1, इसको बोलता हूं I2, तो यहां पर बड़ा ही सिंपल सा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो रहा है। ये प्लेन एल्जेब्रिक एडिशन है जो कि वेक्टर एडिशन नहीं है। एज इट डज नॉट फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, for any physical quantity to be a vector physical quantity,
it must have 3 conditions to follow. पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से काम नहीं बनता। आपने सोचा ये दोनों कंडीशन फॉलो कर दी काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। एज वी आर सीइंग हियर, अगर उसने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया तो भी उसको, भले ही उसके पास डायरेक्शन है तो भी उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहने लगते हैं, भले ही उसके पास डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन, दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। किसी भी जंक्शन पे इलेक्ट्रिक करंट जो है, जैसे वो नहीं लगा रहता अपने उधर पे खंबे पे बड़ी तार आती है, फिर उससे खंबे से सबके घरों में छोटी छोटी तारें जाती हैं, उसको कहते हैं हम लोग जंक्शन। अगर मान लो वो 4 घरों में गई है तो चारों घर में मतलब जो करंट आएगी वो 4 बार में बटेगी, लेकिन 5 घरों में गई है तो 5 बार में बटेगी, 6 घरों में गई है तो 6 बार में बटेगी, 7 बार में बटेगी, 8 बार में बटेगी, घर बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे होता है, एक ही ट्रांसफार्मर से ज्यादा लोगों को बिजली देते थे पहले, पुराने जमाने की बात है, आप लोग को शायद नहीं पता हो। तो लाइट डिम आती थी कई जगहों पर, मेरे घर पे डिम आती थी लाइट बहुत भयंकर। क्यों? क्योंकि क्या है, दूसरे खंबे से जिस खंबे में मेरी लाइट जुड़ी हुई थी उस खंबे में बहुत सारी, यानी कि वो जंक्शन पे बहुत सारे वायर गए थे, बहुत सारे घरों की जुड़ी थी। तो फिर बाद में हम लोगों ने दूसरे खंबे पे अपनी लाइट जुड़वाई, जिससे कि हमारे घर में जो फ्लो है वो सही आता रहे। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर सबके समझ में आ गई। आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक करंट वाली बात जो है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्लियर हुआ सभी को? जी सर, मजा आ गया सर। ठीक है। यस सर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, भले ही सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। अगली क्लास का टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा। मोर प्रोबेबली नेक्स्ट संडे को हम लोग रख सकते हैं इस क्लास को, और वो भी ऐसी 2 घंटे क्लास रखेंगे, और उसमें पूरा जो छूटा हुआ है वो फाइनली पूरा खत्म हुआ। अब इलेक्ट्रिक करंट पे हम आई गए, कुछ बचता नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पढ़नी नहीं थी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, 2-3 चीजें हमें पढ़नी है, उससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होती है। हाँ, क्या बेटा? हाँ, अभी पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो। यस सर। पूछो बेटा। सर केमिस्ट्री की क्लास कितनी देर में होगी? 10 बजे से है शायद, मुझे नहीं पता। तुम्हें सर ने बताया नहीं था कितने बजे क्लास है? संडे को नहीं है क्लास केमिस्ट्री की, सर ने मना किया। हमने कहा था संडे को नहीं लेंगे। हाँ, तो बस नहीं है संडे को क्लास, क्यों टेंशन ले रहे हो? और मैथ्स की? मैथ्स की है शाम को। सर मैथ्स की जल्दी नहीं हो सकती? वो मैथ्स वाले सर से तुम लोग पर्सनली बात कर लो एक बार। फ्री हो जाए फिर हम लोग जल्दी होगी। सर अभी करवा दीजिए सर। अभी करें, अभी कैसे करवा दें? यस सर, अभी करवा सर मैं दीजिए। घर पे नहीं रहूंगा ना सर। फ्री हो जाते सर। बात तो सही है आपकी, लेकिन क्या है बच्चा लोग, मेरी भी एक क्लास है ना अभी, तो क्या है, या तो मतलब मेरी भी क्लास चल रही है, प्रदीप सर की भी क्लास चल रही है, तो एक साथ ज्यादा क्लासेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट 11 बजे तक तो नहीं हो पाएगी मेरी, 10 से 11 एक क्लास है। सर 11 बजे करवा दीजिए। 11 बजे से करवा दीजिए। ठीक है, तो 11 बजे से, तो सर खुद ही कह रहे थे 11 बजे। मैंने कहा सर से, सर बच्चे थक जाएंगे मेरी 2 घंटे की क्लास लेके। ऐसी कोई बात नहीं है सर, नहीं थकेंगे सर। हाँ सर, नहीं थकेंगे। सभी मतलब ये सभी लोगों का है, कैसा कहना है, 11 बजे करा दें क्लास? हाँ सर, सबका। यस सर। का कहना है सर। यस सर। चैन की नींद सो पाएंगे दोपहर में। यस सर। सगुन का यार निकल आया मुझे, बिल्कुल मैं जस्ट सगुन से पूछने वाला था। मैंने कहा सर, यस सर बोला मैंने। इसने कहा ना कि दोपहर में चैन की नींद सो पाएंगे, उसके लिए बोला मैंने। अबे यार। ठीक है, तो किसी को और को किसी को समस्या तो है नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो उत्कर्ष, विकास और एक और बालक था तुम्हारे साथ का, वो सिद्धार्थ, वो कहाँ चला गया? अच्छा, वो तो चला ही गया है। यस सर। चलो ठीक है, जो देखो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जिसे नहीं पढ़ना उसकी इच्छा अपनी है। ठीक है, तो हम क्लास खत्म करते हैं। 11 बजे आपकी फिर मैथ्स की क्लास है। डन? डन सर। डन सर। ठीक है यस सर। I'll convey this message to मैथ्स सर, वो आपको करवा देंगे 11 बजे। सर वो क्लास किस पे होगी सर?
वो भी इसी पे, मतलब आपको लिंक आ जाएगी, जूम पे ही होगी वो भी मतलब क्लास। ऐप पर की ग्रुप जूम पर पे लिंक जूम पे ही होगी, इसे आपको व्हाट्सएप पे ही आएगी लिंक। ओके सर। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।